और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी रांची से, जहां पर वीवीआईपी इलाके में पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश की गई है। कोतवाली थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर लूटपाट की कोशिश की है। स्कूटी पर सवार 2 अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर पेट्रोल पंप कर्मी से लूट का प्रयास किया, लेकिन पेट्रोल पंप कर्मियों के जबरदस्त साहस का परिचय दिया गया है और इसकी वजह से अपराधी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। 200 का तेल लिया, पहले 100 का तेल लिया, 200 का नोट दिया, तो हम 100 तो उन लोगों को रिटर्न किए। उसके बाद फिर एगो जो चला रहा था बाइक, वो पिस्टल निकाला पीछे से और मेरे कान पर सटाया और मेरे हाथ में पैसा था, तो उन लोग छीनने लगा। बोला पैसा दो, इसे ठोक देंगे। तो हम 1-2 मिनट तक पैसा नहीं छोड़े हाथ से। उसके बाद फिर हम हल्ला किया तो अगल बगल से सब लड़का लोग जो आ गया, उसके बाद उन लोग भाग गया। 2 लड़का था। कौन सा क्या चीज का? स्कूटी। और सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त रांची से फोन लाइन पर जुड़ गया है। ओम प्रकाश, दिन दहाड़े वो भी राजधानी रांची, क्या माना जाए कि सिर्फ और सिर्फ कहने को लेकर यहां पर व्यवस्थाओं के दावे किए जा रहे हैं पुलिस महकमे की तरफ से, लेकिन ग्राउंड पर तो वो रियलिटी दिखती नहीं है। जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह से लगातार अपराधी अपनी वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए, वो कहीं न कहीं बता रहा है कि राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था जो है उस पर फिर से एक बार विचार करने की जरूरत है। कल ही दिन दहाड़े गोलीबारी हो गई और फिर आज दिन दहाड़े लूटपाट की कोशिश, वो भी राजधानी रांची के हृदय स्थली के पास, जहां पर हाई सिक्योरिटी जोन है, एसएसपी कार्यालय भी बगल में है। तो थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। हालांकि पूरे मामले में जिस तरह से देखा गया, पेट्रोल पंप कर्मियों ने जिस तरह से साहस दिखाया गया, उस वजह से कहीं न कहीं राजधानी की सुरक्षा पर बट्टा लगने से और पुलिस को प्रशासन पर सवाल उठने से पुलिस अधिकारी कुछ कह रहे हैं क्या इस घटना के बाद से? उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आया ऑफिशियली? मामले पर साफ तौर से पुलिस का कहना है कि जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह को खंगाला जा रहा है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। वहीं उनका कहना है कि ये हो सकता है कुछ नशाखुरानी गिरोह से जुड़े हुए लोग हों, क्योंकि उन्हीं के द्वारा इस तरह की वारदात को अंजाम सवाल तो यही है ना ओम प्रकाश कि आखिर वो नशाखुरानी गिरोह के लोग हों या फिर अपराधी हों, ये पकड़ने के बाद ही तय किया जा सकता है, लेकिन वो बेफिक्र होकर अपनी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसी को लेकर चुस्ती पर तो सवाल उठेंगे पुलिस के। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। और अब एक मुर्गे की कीमत 4000 से 10,000 तक। जी हां, आश्चर्य मत कीजिए, खूंटी के तमाड़ में मिलने वाले इस लड़ाकू मुर्गे की कीमत इतनी ही है जिसे खरीदने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर पहुंचते हैं। खूंटी के तमाड़ में शनिवार और मंगलवार को ये मुर्गा बाजार यहां पर खास तौर पर लगता है, जिसमें बिहार के अलावा रामगढ़, कोलकाता, ओडिशा सहित कई अन्य जगहों से व्यापारी मुर्गा खरीदने के लिए यहां पर पहुंचते हैं। इन लड़ाकू मुर्गों को विशेष रूप से तैयार किया जाता है, इन्हें अकेले बांधकर रखा जाता है, खास तरह के खाने की इनकी व्यवस्था की जाती है। यहाँ के मुर्गे की खासियत क्या है वो भी जरा जान लीजिए कि मुर्गे की खासियत ये है कि बहुत ही गुस्सैल प्रवृत्ति के ये मुर्गे होते हैं और ताकतवर भी उतने ही। लड़ाई के दौरान ये जब विपक्षी मुर्गों पर वार करते हैं तो 2-4 वार में ही काम तमाम हो जाता है। कई किसान ऐसे हैं जो सिर्फ लड़ाकू मुर्गे ही पालते हैं और सालाना इन लड़ाकू मुर्गों के जरिए उन्हें अच्छी कमाई होती है। यहाँ का मुर्गा में आपको कलकत्ता से आता है खरीदार, जैसे रामगढ़ से आता है, रांची से आता है, टाटा से आता है। यहाँ का क्वालिटी अच्छा रहता है। जो मुर्गा यहाँ से ले के जाता है बाजी भी लगाता है 10, 20, 50 हज़ार। आपको मुर्गा यहाँ से अच्छा मिलता है। कितना बड़ा बाजार लगता है मुर्गा का? यहाँ करीब 1000-1200 आदमी रहता है मुर्गा में। झारखंड सरकार के एक फैसले से जामताड़ा में चित्रा माइंस का खनन कार्य इस वक्त प्रभावित हो गया है। इससे हजारों लोगों की रोजी रोटी पर संकट मंडराता दिख रहा है और ऐसे में लोग अब आंदोलित हैं। उनका नेतृत्व कर रहे हैं बीजेपी के विधायक रणधीर सिंह और दरअसल वन क्षेत्र में खनन करने पर 57 रुपए प्रति टन ट्रांजिट टैक्स जो है वो सरकार वसूल रही है। और आलम यह है कि जामताड़ा और देवघर इन दोनों ही जगहों पर वन विभाग टैक्स मांग रहा है।
ऐसे लेकर अब रणधीर सिंह ने सरकार और डीसी को जल्द ही समाधान का अल्टीमेटम दिया हुआ है। इधर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री पर रणधीर सिंह की टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की और बीजेपी के इशारे पर चित्रा कोयलरी को लूट का अड्डा बनाने का आरोप लगाया। आपने कानून बनाया तो जो फौज जमीन पर आप 57 टन लीजिए आप, लेकिन आप जो फौज जमीन नहीं है, रेती जमीन पर उत्खनन हो रहा है या पति जमीन पर उत्खनन हो रहा है, गोचर जमीन पर उत्खनन हो रहा है, उस पर भी आप पैसा मांग रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब यहाँ देवघर भी मांग रहा है, जमरा भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मांग रहा है, ईसीएल देगा पैसा किसको? और झारखंड सरकार को चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूँ, जिला के उपायुक्त को चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूँ, इस समस्या का आप समाधान करें। तो हजारों लोगों की रोजी रोटी इस प्रतिष्ठान से जुड़ी हुई है। देश को कोयला चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने सही स्टेप लिया है और मुख्यमंत्री जानते हैं किसको कहाँ पे रख रहा है। कोई मजदूर परेशान नहीं है। जिसको मजदूर ये लोग कह रहे हैं ना, वो मालिक है। वो सरकार की मंशा है मजदूर को मालिक बनाए, और जो मालिक बन बैठा है मजदूर का शोषण करके उसको हम लोग मजदूर बनाए। यही सोच है। इसके तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और चित्रा प्रबंधक जो है जीएम लूट का अड्डा बना दिया है। भाजपा के साथ पे काम कर रहा है। रणधीर सिंह घड़ियाले आंसू बहा रहा है। राज्य के चर्चित अग्रवाल बंधु हत्याकांड मामले में राज्य पुलिस ने मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी को 3 दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ की शुरुआत की है, लेकिन अभी तक कोई खास जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लग पाई है। और अब पुलिस डबल मर्डर मामले में गिरफ्तार किए गए पहले 2 आरोपियों से फिर से एक बार पूछताछ करेगी। राज्य के सिटी एसपी ने कहा कि लोकेश चौधरी के पूछताछ के दौरान कुछ बातें जरूर सामने आई हैं और इसकी जांच की जा रही है। वहीं जरूरत पड़ने पर लोकेश चौधरी का नार्को टेस्ट भी कराया जा सकता है। इसे पूछताछ की गई थी लोकेश चौधरी से और उसमें कुछ बातें उनसे निकल कर आई हैं, जिसके बारे में हम लोग सत्यापन करवा रहे हैं। और पूर्व में भी जैसा कि आपको ज्ञात है कि 2 लोग इसमें जेल जा चुके हैं, तो उन लोगों से भी कुछ बिंदुओं पर हम लोग पूछताछ पुनः करेंगे ताकि मामला जो है पूरी तरह से उभर कर आ जाए कि क्या बात इसमें है और क्या नहीं है। खबर देवघर से, जहां पर एयरपोर्ट निर्माण का काम तय समय सीमा के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने नवंबर के पहले सप्ताह से यहां व्यावसायिक उड़ान सेवा शुरू करने की बात कही थी, लेकिन अब तक यहां काम पूरा ही नहीं हुआ। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से सप्ताह में 2 दिन सभी एजेंसी के साथ बैठक कर कार्य की प्रगति की समीक्षा जरूर की जा रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भरोसा है कि अगले वर्ष यानी कि जनवरी तक सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री महोदय इसके बारे में काफ़ी उत्सुक है कि जल्दी से जल्दी ये शुरू हो जाए ताकि एक हब बन जाए, ये टूरिज्म और रिलीजियस स्पिरिचुअल का हब बन जाए हमारे इलाके का, झारखंड का। तो अभी कोई इस तरह का कोई अड़चने नहीं, बस तेज़ी से काम जो हो रही है और अच्छा समन्वय बनाते हुए हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक आपस में समन्वय बनाते हुए काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये शुरू होने की उम्मीद है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से वो जो अप्रोच रोड और ये कर देंगे और टर्मिनल बिल्डिंग का भी कार्य में लग रहे हैं। हम भी वही सोच रहे हैं कि जनवरी में यदि अप्रूवल आ जाता है, सब कुछ ठीक ठाक मिल जाता है, तो वही स्टार्ट द ऑपरेशन जैसा भी रहेगा। वही बात अगर देवघर में बन रहे एम्स की करें तो ये भी अब तक पूरा नहीं हो पाया और देवघर में एम्स के कार्य का जिम्मा जो है सरकारी कंपनी एनबीसीसी को सौंपा गया है, लेकिन निर्धारित वक्त पर यहां पर भी काम पूरा नहीं हो पाया है। देवघर एम्स निदेशक को उम्मीद है कि अगर उन्हें जनवरी तक बिल्डिंग बनाकर सौंप दिया जाता है तो अगले 1 माह के अंदर यहां से ओपीडी सेवा की शुरुआत कर दी जाएगी। 246 एकड़ क्षेत्र में बन रहे देवघर एम्स का निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग जिला के उपायुक्त खुद कर रहे हैं और सप्ताह में 2 दिन कार्य की समीक्षा भी की जा रही है। फास्ट काम होने की जरूरत है, तो एजेंसी भी काम कर रही है। लगभग 1500 लोग अभी इसमें काम पे लगे हुए हैं और सबसे पहले ओपीडी शुरू करने के लिए एम्स तैयारी कर रही है। तो जो एजेंसी काम कर रही है एनबीसीसी, उन्होंने एक हमको तिथि दी है जनवरी के महीने में, फर्स्ट वीक में। यदि वो बिल्डिंग हमको मिल जाती है तो हम पहले भी सुनिश्चित कर चुके हैं डीसी साहब को, उसके 1 महीने के अंदर मैक्सिमम हम लोग ओपीडी शुरू कर देंगे, क्योंकि हमको उसको इक्विप करना पड़ेगा, फर्निश करना पड़ेगा। तो सब उस पर निर्भर करता है कि कब एनबीसीसी हमको बिल्डिंग हैंडओवर करती है। तो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो है डी साहब की साइड से काफ़ी कुछ रिजॉल्व हो गई हैं। मुझे लगता है कि वो जो टारगेट्स है वो अचीव कर लिए गए। झारखंड में लीडर स्कूल के रूप में विकसित 80 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई सिलेबस से पढ़ाई की शुरुआत होगी।
पहले चरण में 32 और दूसरे चरण में 48 स्कूलों को सीबीएसई से संबद्धता दिलाई जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीबीएसई से मान्यता मिलने के बाद इन स्कूलों में अंग्रेजी और हिंदी माध्यम से पढ़ाई होगी। इधर झारखंड अभिभावक मंच ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए इन स्कूलों में पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की सलाह दी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक हब की तरह ये लोग इस्टेब्लिश हो और वहाँ पे सारी व्यवस्था हो। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, गैप एनालिसिस करके उसको पूरा करने की बात है। उसमें लैबोरेटरी, लाइब्रेरी और जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज है उसको देने की बात है। उसके बाद टीचर रेशनलाइजेशन के द्वारा उन विद्यालयों में सब्जेक्ट वाइज टीचर दी जाएंगी और इन द कोर्स ऑफ टाइम उसको सीबीएसई में एफिलिएशन करने की बात है। सरकार ये करने जा रही है, इसके पीछे का उनका पूरा ब्लूप्रिंट क्या है, इसको भी सामने लाने की जरूरत है। तो हमें लगता है कि इस पूरे मामले पर, चूंकि अभी राज्य के शिक्षा मंत्री तो बीमार हैं, लेकिन सीएम साहब खुद इस चीज़ को देख रहे हैं। और जब से सीएम साहब इसका जवाबदेही लिए हैं, तब से हमें नहीं लगता कि कोई एक समीक्षा बैठक भी जो है इस संबंध में हो पाया है। जब तक मान ले उनके हाथ में वो विभाग है, तो कम से कम एक मैसेज वो दे अपने राज्य के अंदर कि वो शिक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं। और अब बात जमशेदपुर की करेंगे। अगर आप कार के शीशे में काला फिल्म लगाकर जमशेदपुर में घूम रहे हैं तो आप जरूर होशियार हो जाइए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने काला फिल्म लगाने वालों पर कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। जमशेदपुर डीएसपी इसे लेकर खुद एक्शन में नजर आ रहे हैं। साक्षी गुलचक्कर पर अभियान में जुटे डीएसपी ने खुद गाड़ियों की जांच की और काली शीशे वाली गाड़ियों से जुर्माना वसूला किया। उन्होंने ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों को चेतावनी भी दी है। क्राइम से इत्यादि बढ़ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मोटर अधिनियम में ये धाराएं बनाई गई हैं और काला शीशा बिल्कुल ही आप फिल्म नहीं लगा सकते हो किसी भी कीमत पर। आगे भी अभियान जारी है? बिल्कुल ये अभियान नहीं है, रूटीन वर्क हमारा है। जो गाड़ियां मुझे मिलेंगी इस तरह मैं उन्हें पकड़ूंगा और उन्हें काला शीशा निकलवाऊंगा फिल्म, और मैं जुर्म उनको फाइन भी करूंगा। हजारीबाग अस्पताल परिसर में सहिया दीदी को देने के लिए रखी गई साइकिल धूल फांक रही है। विभागीय लापरवाही का आलम यह है कि इन साइकिल्स को कबाड़ की तरह रखा गया है। दरअसल कुछ साल पहले सहिया दीदी को साइकिल दिए गए थे। बांटने के बाद 10 से अधिक साइकिल्स बच गए, जिन्हें अब कबाड़ में फेंक दिया गया। जायजा लिया हजारीबाग संवाददाता राकेश कुमार ने। ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य व्यवस्था मुकम्मल रहे, इसको लेकर सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसी एक योजना में थी सहिया दीदियों को साइकिल देने का। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से हजारीबाग में सहिया दीदियों को साइकिल देने के लिए यहाँ पे साइकिल उपलब्ध कराया गया। कई सहिया दीदी को तो यहाँ पे साइकिल उपलब्ध करा दिया गया, लेकिन अब भी कई ऐसे साइकिल हैं यहाँ पे पड़े जो कि यहाँ पे धूल फाकड़े और कबाड़ की तरह अब ये हो गए हैं। कई साइकिल खराब भी हो गए, कई साइकिलों में जंग लग गया, टायर इसका खराब हो चुका है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से यहाँ पे लगभग 1 दर्जन साइकिल है वो खराब पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं यह बताता है कि यहाँ के जो स्थानीय विभाग के पदाधिकारी हैं उनकी लापरवाही है। हालांकि इस मामले को कौन देखेगा और कौन इसके बारे में बताएगा, यहाँ पर इसको लेकर कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। राकेश कुमार, न्यूज 18 हजारीबाग। लोहरदगा में खेती के साथ साथ मछली पालन को बढ़ावा देने को लेकर शुरू की गई योजना विभाग की लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। यहां मछली पालन के लिए शुरू की गई जीरा हाउस योजना खस्ताहाल स्थिति में है। भंडरा प्रखंड के बैमारी गांव के हिरणकट्टा में और नंदिनी डैम में लाखों रुपए की लागत से जीरा हाउस बनाया गया था। यहां से कभी मछली के जीरा का बेहतर उत्पादन होता था, लेकिन अब विभाग की लापरवाही से ये बच्चों के मनोरंजन का साधन बन गए हैं। जायजा लिया लोहरदगा संवाददाता अदिति सिन्हा ने। लोहरदगा जिले में खेती के साथ साथ मछली पालन को लेकर के कई योजनाओं को लेकर के संज्ञान में लिया गया था। मत्स्य पालन के लिए सरकार द्वारा प्रारंभ की गई जीरा हाउस योजना विभाग की लापरवाही के भेंट चढ़ गई है। कृषि विकास योजनाओं में मत्स्य पालन स्वरोजगार का प्रमुख साधन है। लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड अंतर्गत बैमारी गांव के हिरणकट्टा डैम व नंदिनी डैम में मत्स्य विभाग द्वारा लाखों रुपए की लागत से बना जीरा हाउस उपयोग के अभाव में
नजर आ रहा है। इसके बाद भी मत्स्य विभाग मौन है। योजना के बेहतर संचालन में मछली जीरा का बेहतर उत्पादन होता, परंतु लोहरदगा जिला में उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन पाता, परंतु विभाग की लापरवाही से यह लाखों रुपए की योजना जीरा हाउस बच्चों के लिए मनोरंजन का माध्यम बन गया है। लोहरदगा से न्यूज़ 18 के लिए अदिति सिन्हा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबर चतरा के, जहां से राजेश साव को शहीद हुए 18 साल हो गए, लेकिन परिवार को आज तक सम्मान का इंतजार है। सिमरिया प्रखंड के पुंडरा निवासी राजेश साव 20 दिसंबर 2002 को जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे, लेकिन अब तक इनके परिवार को न तो आर्थिक मदद ही मिली और न ही घोषणा के अनुरूप सुविधाएं ही। राजेश साव की शहादत के बाद सरकार ने उनके माता पिता को 22 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। सरकार की तरफ से पेट्रोल पंप और आश्रित को सेना में नौकरी और 5 एकड़ खेती योग्य जमीन देने का भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन शहीद के परिजनों को अब तक 93,000 की सहायता ही दी गई। राजेश साव के बुजुर्ग मां बाप को अब भी सरकारी मदद की आस है।